नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं वेव्स, तरंगे। पिछली क्लास में हमने तरंगों के बारे में ही पढ़ा था, वेव्स के बारे में, कि वेव्स क्या होती है, तरंगे क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। माध्यम के रिक्वायरमेंट के आधार पर, मतलब माध्यम की आवश्यकता के आधार पर हमने देखा था दो प्रकार की, मैकेनिकल या यांत्रिक तरंगे, और दूसरी हमने देखी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंगे। फिर हमने लिया था कि कणों के कंपन के आधार पे भी दो प्रकार के ली थी हमने, जिनको हमने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुदैर्ध्य तरंगे तथा अनुप्रस्थ तरंगे बोला था। और ऊर्जा स्थानांतरण या एनर्जी ट्रांसफर के बेसिस पर भी हमने दो टाइप की ली थी वेव्स, जो थी प्रोग्रेसिव और स्टैंडिंग वेव्स। प्रोग्रेसिव को हम प्रगामी तरंगे भी कहते हैं, और स्टैंडिंग वेव जो है वो उनको बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव्स को इंग्लिश का नाम है तो हिंदी भूल जाते हैं, तो चलो वो भी याद आ जाएगा। तो प्रगामी तरंगे, हाँ, अप्रगामी तरंगे, स्टैंडिंग वेव्स को बोलते हैं अप्रगामी तरंगे। अब प्रगामी तरंगे कौन सी होती थी? जो ऊर्जा का स्थानांतरण करती है आगे से आगे माध्यम में, जिस भी माध्यम में वो ट्रैवल या यात्रा कर रही है, संचरित होती। और अप्रगामी तरंगे वो होती है जो ऊर्जा का स्थानांतरण आगे माध्यम में नहीं करती है, मतलब किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य ही चलती रहती है। तो अप्रगामी और प्रगामी तरंगे हमने लास्ट क्लासेस में देखी थी। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसी तरंग वाले यूनिट में हम आगे लेंगे कि प्रगामी और अप्रगामी जितने भी प्रकार के हमने लिए थे, जो ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं या नहीं करते, तो उनके लिए क्या चीज और मिल सकती है। कि जब प्रगामी तरंगे हम जो ले रहे हैं वो ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, तरंगे है, तो उनकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी मिलेगी, कुछ ना कुछ आवर्तकाल भी मिलेगा, और कुछ ना कुछ आयाम भी मिलेगा। वो भी हमने सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे या इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशंस जो थी, जितनी भी उनकी परिभाषाएं थी, जो उनमें काम आने वाली महत्वपूर्ण तथ्य जो थे, वो सारे मैंने आपको बता दिए थे। तो अब हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं कि प्रोग्रेसिव या प्रगामी तरंगे अगर ले, प्रोग्रेसिव या प्रगामी तरंगे, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, मतलब अनुप्रस्थ, सॉरी, प्रगामी तरंगों के लिए विस्थापन क्या होता है। तो देखिए, प्रगतिशील भी बोल सकते हैं आप, या प्रगामी तरंग भी ले सकते हैं। तो प्रगामी तरंगे क्या होती है? मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि प्रगामी तरंगे वे तरंगे होती हैं जो ऊर्जा का स्थानांतरण माध्यम में आगे चलते हुए करते रहती है। तो हम क्या ले रहे हैं? हम प्रगामी तरंगों का विस्थापन ले रहे हैं। अब देखिए, प्रगामी तरंगों का विस्थापन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। तो अगर तरंग जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर चलती है, मतलब सकारात्मक एक्स दिशा में, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर वो चलती है, प्रगामी तरंग किसी माध्यम में चलती हुई, जो प्रगामी तरंग क्या करेगी? जो ऊर्जा का स्थानांतरण माध्यम में संचरित होते हुए करती रहेगी। अगर वो v वेग से जा रही है, इसका एम्पलीट्यूड अगर कुछ a है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कुछ ना कुछ f मिलेगी, उसकी तरंग दैर्ध्य भी हमको कुछ ना कुछ मिलेगी, लैम्बडा जो हो, ठीक है ना। तो कोई भी प्रगामी तरंग जो है, जो किसी माध्यम में संचरित हो रही, लेकिन वो किस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, मतलब सकारात्मक या धनात्मक एक्स दिशा में अगर वो चलती है, या फिर ऋणात्मक, क्योंकि कोई भी सोर्स जो है वो तरंगे अगर उत्पन्न करेगा तो वो पॉजिटिव में भी चल सकती है एक्स डायरेक्शन में, और नेगेटिव में भी चल सकती है। हर पॉसिबल डायरेक्शन में वेव जो है क्या कर सकती है, या तरंगे जो है वो यात्रा कर सकती है या ट्रैवल कर सकती है। तो उसके लिए विस्थापन का जो समीकरण होता है वो मिलता है हमको y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये प्रगामी तरंगों के लिए विस्थापन का समीकरण होता है। अगर वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलती है तो उसके लिए उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या मिलेगी? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी मिलेगी। अब देखिए, ये ए साइन ओमेगा टी कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूं। और अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगी तो वही माइनस की जगह पे यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। ये प्रगामी तरंग की इक्वेशन होती है। वैसे कैसे आई वो नहीं पूछते, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, एक आइडिया लग जाएगा आपको। तो इसमें जैसे इस तरंग पर अगर आप विचार करें,
तो ये तरंग दे रखी है हमारे पास में, है ना, ये इसकी वेवलेंथ है लैम्बडा, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इस माध्यम में मान लो डिस्प्लेसमेंट तो इसका y दे रहे हैं, लेकिन ये x तक यहाँ पे चल रही है, इस बिंदु तक पहुंची, p बिंदु तक, है ना। तो ये पूरा इसको y इक्वल टू a sin ओमेगा t तो नहीं ले सकते, तो ये कुछ ना किसी t टाइम में यहाँ तक पहुंची होगी, या t1 टाइम में, मान लेते हैं कि t1 टाइम में, क्योंकि t टाइम तक तो ये एक यहाँ तक पहुंचेगी जिसका इसको हम कह सकते हैं कि मिनिमम इसकी वेवलेंथ लैम्बडा है, तो ये t टाइम में यहाँ पे, इसीलिए हमने पहले a sin ओमेगा t लिया था, है ना। तो t टाइम में मान लो यहाँ तक पहुंच रही है, तो t टाइम में तो यहाँ तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ तक ही ले रहे जो कि t1 टाइम में। तो इस यहाँ तक पहुंचने के लिए इसका समीकरण क्या मिलेगा, जैसे हमने पहले लिया था y इक्वल टू a sin ओमेगा t लिया था, तो इसके लिए अब इस x दूरी के लिए जो भी x तक चल रहा है, तो इसके लिए अब इसका तरंग संचरण कांस्टेंट k होता है, k हमने रूट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू रूट के बाय एम होता है, तो वही है। तो k यहाँ पे क्या है, तरंग संचरण नियतांक है इसके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो देखो ये 2 पाई अपॉन लैम्बडा इसकी वैल्यू होती है इस k की, तो इसको अगर इस बिंदु के लिए अगर हमको इसकी इक्वेशन चाहिए तो एम्पलीट्यूड तो वही मिलेगा और साइन वेव ही चल रही है, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा ओमेगा और इधर आ जाएगा t माइनस t1। तो देखिए क्यों, क्योंकि टोटल पूरी वेव के लिए अगर एक सर्कुलेशन के लिए देखें तो t टाइम लग रहा है, तो यहां तक पहुंचने में x दूरी तक पहुंचने में इसको कितना t1 टाइम लग रहा है, और अगर वो v वेग से चल रही है, v वेग से तो चल ही रही है, तो इस t1 टाइम में वो कितना दूरी तय करेगा, ये t1 टाइम में x दूरी तय कर रहा है, v वेग है, तो v इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा x बाई t, इस बिंदु तक आने में t1, तो वो t1 टाइम हमको मिल जाएगा x अपॉन v मिल जाएगा, तो वो t1 टाइम, तो यहाँ पे जो t1 है उसकी जगह पे हम x अपॉन v रख देंगे, कितना रखेंगे x अपॉन v, तो देखो कितना मिल जाएगा a साइन और ओमेगा तो है, और t माइनस इधर आ जाएगा x अपॉन v। वैसे ये नहीं पूछेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी कभी क्वेश्चन किस टाइप से आई, कैसे आई। अब अगर ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी, तो यहाँ पे 2 पाई अपॉन टी आ जाएगा, इधर भी 2 पाई एक्स अपॉन वी आ जाएगा, v इक्वल टू एन लेमड़ा, अगर इसकी वैल्यू पुट करें हम देखिए तो a साइन और इस ओमेगा को अंदर ले रहे हैं, उसकी वैल्यू हम रख रहे हैं 2 पाई अपॉन टी, तो ये स्मॉल टी आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई एक्स अपॉन v आ जाएगा, और v की जगह पे हम ले रहे हैं एन लेमड़ा, जो कि हम पहले ले चुके हैं, क्योंकि वेग की जो तरंग के वेग का जो एक्सप्रेशन होता है या इसके वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है एन लेमड़ा, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो देखिए 2 पाई एक्स अपॉन एन लेमड़ा आ जाएगा। अब देखिए 2 पाई अपॉन लेमड़ा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन लेमड़ा की जगह पे ये देखिए 2 पाई अपॉन लेमड़ा कितना हमारे पास k है, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू a साइन, अब इधर है अपने पास 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई अपॉन लेमड़ा की जगह पे हम लिख लेंगे k, और साथ में आ जाएगा x, नीचे जो है n बच रहा है, n को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं हम, तो y इक्वल टू इधर आ जाएगा a साइन 2 पाई अपॉन टी, n को इधर ले सकते हैं हम, इंटू टी आ जाएगा, और ये आ जाएगा kx, है ना। तो ये y इक्वल टू हमको मिल जाएगा a साइन, और इधर इस 2 पाई अपॉन टी को वापस ओमेगा ही लिख रहे हैं, तो ओमेगा टी माइनस इधर आ जाएगा के एक्स आ जाएगा। तो देखिए ये के की जगह पे हमने 2 पाई अपॉन लेमड़ा, इसकी वैल्यू 2 पाई अपॉन लेमड़ा की जगह पे के ले लिया, तो अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलेगा तब तो हमको मिलेगा y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और वही अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चलेगा तो y इक्वल टू आ जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स आ जाएगा। जैसे अगर वो ऋणात्मक x दिशा में चलता है तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि ये क्वेश्चन किस हिसाब से आती है। चलो इसको मैं बस ऐसे बता दिया मैंने आपको, वैसे आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये ही ध्यान रखना है कि y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी इस प्रोग्रेसिव वेव के लिए या प्रगामी तरंग के लिए इक्वेशन या समीकरण ये होती है। देखिए अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन में तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, और नेगेटिव x डायरेक्शन में है तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स आ जाएगा, अगर वो ऋणात्मक x दिशा में चलती है तो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये ऋणात्मक x दिशा के लिए चलो ये तो इक्वेशन तो मिल गई हमको,
लेकिन यहाँ पे एक रिलेशन मिल रहा है, इसके बेसिस पर अपने को क्वेश्चन आपको मिल सकता है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको, ये इसके बेसिस पर। देखिए यहां से हमको ये एक रिलेशन मिल रहा है, कालांतर इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू पथांतर। कालांतर जो है वो 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू पथांतर, या फिर फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा और पूछते हैं मोस्टली इसी टाइप से क्वेश्चन देते हैं। अगर किसी वेव का अगर कालांतर इतना है तो उसका पथांतर कितना होगा, तो ये रिलेशन होता है। 2 पाई अपॉन लैम्बडा क्या है, के की वैल्यू होती है, तो के के बराबर इंटू इसका पथांतर और कालांतर होता है ना। अब कालांतर क्या होता है पहले में मैं आपको बता चुका हूं, फेज डिफरेंस क्या होता है, पथ का अंतर क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। चलिए पहले इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे एक जो वेव ले रहे हैं या फिर दो प्रोग्रेसिव वेव ले रहे हैं, दो अलग अलग प्रगामी तरंगे ले रहे हैं जो किसी माध्यम में संचरित हो रही है एक साथ, ठीक है ना। और या फिर एक ही प्रगामी तरंग के लिए हम x1 और x2 के लिए दो क्या ले रहे हैं, x1 x2 दो पॉइंट ले रहे हैं जिनके लिए डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है y1 और y2 है। मतलब x1 और x2 दूरी पर विस्थापन का समीकरण किन्हीं दो तरंगों के लिए वो ये है, y1 y2 इक्वल टू कितना है a sin ओमेगा t माइनस kx1, और दूसरे है y2 इक्वल टू a sin ओमेगा t x2। अब यहाँ पे x2 और x1 क्यों ले रहे, क्योंकि यहाँ पे ले रहे कि बिंदु x1 और x2 दूरी पर अगर विस्थापन का समीकरण ले कि जो भी हम यहाँ पे तरंग एक ले रहे हैं यही वाली तरंग, तो यहाँ पे चलो मैं इधर एक नई तरंग आपके लिए बना देता हूं, एक वेव, ये कोई तरंग चल रही है। तो यहाँ पे हमने दो बिंदु लिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये x1 दूरी पर है और ये जो बिंदु है वो x2 दूरी पर है। तो इन दोनों के लिए जो विस्थापन का समीकरण होगा वो इसके लिए कौन सा ले रहे हैं, x1 बिंदु के लिए मान लेते हैं y1 है, जो कि दोनों ही पॉजिटिव x डायरेक्शन में या धनात्मक x दिशा में चल रही है। और एक हमने लिया है x1 और दूसरा लिया है, ठीक है, इसको P1 ले लेते हैं और ये P2 बिंदु पर। तो इन दोनों का विस्थापन का समीकरण ये मिल गया हमको, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन y1 इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx और y2 इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx2 आ जाएगा, है ना। तो अब देखिए दो इक्वेशन है, तो इनके बीच का अगर हम कालांतर निकालें या फेज डिफरेंस देखें तो देखो इसका इनिशियल फेज कितना है ओमेगा टी माइनस kx1, इसका पथ का या इसकी कला कितनी है, प्रारंभिक कला ओमेगा टी माइनस kx1 है, और दूसरी की कितनी है ओमेगा टी माइनस kx2। दूसरी इक्वेशन के लिए कितने हैं फेज ओमेगा टी माइनस kx2। तो फेज का डिफरेंस कितना है, दोनों के फेज का डिफरेंस, भाई ये यहां तक लिया हमने और दूसरा जो है यहां पे ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो फेज में डिफरेंस मिलेगा इन दोनों बिंदुओं पर, है ना। तो फेज का डिफरेंस कितना है इन दोनों डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन के लिए या दो अलग अलग वेव के लिए भी ले सकते हैं, तो कितना मिल जाएगा डेल्टा फाई इक्वल टू ओमेगा टी माइनस kx1 माइनस ओमेगा टी माइनस kx2, है ना। तो देखिए ओमेगा टी से ओमेगा टी तो कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये माइनस का kx1 बचेगा और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये इसको चलो पहले से खोला हुआ है सॉरी, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो देखो k तो कॉमन आ जाएगा और x2 माइनस x1 बच जाएगा यहाँ पे। और तो डेल्टा फाई इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 पाई अपॉन लैम्बडा है, तो ये 2 पाई अपॉन लैम्बडा रख दिया। अब x2 माइनस x1 क्या मिलेगा हमको डेल्टा x मिलेगा, जो कि इनके पथ का अंतर है। ये देखिए x1 है यहाँ पे x2 है, इन दोनों का डिफरेंस x2 माइनस x1 हमको क्या मिल जाएगा, इन दोनों के पथ का अंतर मिल जाएगा, है ना। या फिर इस पथांतर को देखिए, तो इनमें रिलेशन क्या मिला, पहले चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था, फिर आपको पथांतर एक्चुअल में कैसे देख सकते हैं वो भी ले लेते हैं। दो अलग अलग वेव लिए तो क्या मिलेगा, तो देखिए इसके लिए क्या मिल रहा है हमको फेज डिफरेंस जो है, ये क्या है फेज डिफरेंस है, जो कि किसके बराबर मिल रहा है 2 पाई अपॉन लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस के बराबर, या फिर कालांतर इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा इनटू पथांतर मिलेगा। अब देखिए अब क्या है, मैं पथांतर को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि पथ का अंतर या पाथ डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे आपने 12th में वैसे तो पढ़ा होगा कि यहाँ पे दो सोर्स लिए हमने, ये S1 है और ये S2, दो स्रोत लिए जो तरंगे उत्पन्न करे, चाहे वो प्रकाश तरंगे हो या साउंड वेव्स हो या ध्वनि तरंगे कोई भी हो, है ना। तो यहां तक मान ले एक स्क्रीन ले रहे हैं, लाइट से बता देता हूं, यहाँ कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पे जो सुन रहा है ध्वनि तरंगे, तो यहाँ पे सुनने वाला यहाँ पे है कहीं पे, या फिर
एक पर्दा ले रहे हैं, अगर प्रकाश तरंगे होती तो ये पर्दा ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए इसका स्पॉट ले रहे हैं या इसकी इमेज ले रहे हैं जो भी इसके प्रतिरूप बन रहा है। तो पहले सोर्स से यहां तक पहुंचने के लिए वेव को ये टाइम लग रहा है, यहां फिर चाहो तो इसको वेव की फॉर्म में ले सकते हैं हम, ये ऐसे जाके यहां तक पहुंच रही है। दूसरी जो है वो भी ऐसे जाके यहां तक पहुंच रही है। तो देखिए अगर इनका सीधा पाथ देखे तो ये है, ये और ये है ना। तो इनके बीच में अगर यहां से एक हम क्या करें, इस पर एक परपेंडिकुलर डाले या लंब डाले, तो ये लगभग अब किसके बराबर हो गई, इसके बराबर हो गए। तो इनके बीच का ये जो डिफरेंस है भाई, S1 से यहां तक पहुंचने में और S2 से यहां तक पहुंचने में ज्यादा डिस्टेंस किसको ट्रैवल करनी पड़ी है, ज्यादा दूरी किसको लेनी पड़ रही है, S2 वाले को। तो ये वाली जो चीज है इसी को पथांतर बोलते हैं, पथ का अंतर। और पथ का अंतर हमेशा या तो एन लेमड़ा होगा, मतलब वेवलेंथ की फॉर्म में, क्योंकि वेव ले रहे हैं, तरंगे ले रहे हैं, तो वो हमेशा वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य के रूप में ही मिलता है पथांतर। तो अगर यहाँ पे एन लेमड़ा, जैसे आपने 12th में पढ़ा होगा, अगर के यहाँ पे पथांतर अगर हम एन लेमड़ा लेते हैं, अगर प्रकाश तरंगे होती है तो यहाँ पे इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, हमको व्यतिकरण देखने को मिलता है। अब वो व्यतिकरण का कैसा प्रतिरूप देखने को मिलता है, तो ये भी हम आगे लेंगे कि प्रोग्रेसिव वेव अगर चल रही है, दो से ज्यादा तरंगे जो है किसी माध्यम में संचित होती हुई एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, तो उससे क्या चीज देखने को मिलती है, तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो होगा, ऊर्जा का अगर स्थानांतरण हो रहा है तरंगों के माध्यम से, तो कुछ ना कुछ तो हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या चीज देखने को मिली कि प्रोग्रेसिव वेव जो भी हम ले रहे हैं या प्रगामी तरंग जो ले रहे हैं, उसका अगर विस्थापन ये है, विस्थापन अगर ये है पॉजिटिव एक्स के लिए और नेगेटिव एक्स के लिए, वही अगर दो अलग अलग तरंगे ले, उनके अगर विस्थापन ये मिल रहे, तो उनके बीच कलांतर अगर कुछ हो, तो उनके पथांतर और कलांतर के मध्य क्या संबंध होता है, तो ये संबंध है उनके पथांतर और कलांतर के मध्य। क्या है ये संबंध है, रिलेशन है, और इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पथांतर दे दिया, बताइए इसका कालांतर क्या होगा, अगर दो तरंगे ऐसे चल रही है इस कालांतर से, तो इनका पथांतर क्या होगा, या इतने पथांतर है उन दोनों तरंगों के बीच में, पथांतर कुछ भी दे दिया आपको एन लेमड़ा या जो भी है उसकी फॉर्म में, है ना। जैसे यहाँ पे पथांतर हम एन लेमड़ा ले या लेमड़ा ले, लेमड़ा बाई 2 ले, जितना भी ले, 3 लेमड़ा बाई 2, 4 लेमड़ा, अलग अलग कुछ भी हो सकता है, पथांतर के एग्जाम में कुछ भी दे सकते हैं। तो अगर पथांतर यहाँ पे कुछ दे रखा है, तो उसका हम कालांतर भी क्या कर सकते हैं, या फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मान लेते कि कोई क्वेश्चन ले लिया, जैसे कि आपको दे दिया कि भाई पथांतर जो है किन्हीं दो तरंगों के मध्य, है ना, पथांतर आपको दे दिया लेमड़ा बाय 2 दे दिया, तो बताइए इसके लिए कालांतर कितना होगा, सॉरी कालांतर कितना होगा। तो हम डेल्टा फाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसी संबंध से। तो देखिए इस संबंध से हमको क्या चीज देखने को मिलेगी कि यहां पर अगर हमको ये दे रखा है, तो उसका कालांतर जो है, अगर लेमड़ा बाई 2 पथांतर है, तो 2 पाई अपॉन लेमड़ा तो हमको दे ही रखा है, इस रिलेशन में है, यहां से मिलेगी हमको k इंटू देखो डेल्टा एक्स से, तो 2 पाई अपॉन लेमड़ा तो है, और हमने पथांतर कितना लिया है, लेमड़ा बाई 2 लिया है, तो लेमड़ा से लेमड़ा कैंसिल हो गया, और ये हो गया क्या, तो डेल्टा फाई देखियो कलांतर हमको कितना मिल रहा है, पाई के बराबर, मतलब 180। अगर किन्हीं दो तरंगों के मध्य पथांतर अगर लेमड़ा बाई 2 होगा, तो इनका बीच कलांतर हमको कितना मिलेगा, पाई का, मतलब पाई का कलांतर कैसे मिल गया। चलिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी के बेसिस पर एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, इस पे बेस पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपके कुछ भी गड़बड़ ना हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये संबंध पे जरूर आपके क्वेश्चन बनेगा। चलिए तो इसके लिए देखो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे बीच हमको रिलेशन क्या मिला है, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमड़ा इनटू पथांतर। अभी देखिए, अभी हमने पथांतर लेमड़ा बाई 2 लिया था, तो हमको फेज डिफरेंस या कालांतर कितना मिला था, पाई मिला था। अभी देखिए अगर हम यहाँ पे डेल्टा एक्स अगर हम लेमड़ा ले, कितना है, लेमड़ा है, मतलब एक वेव, एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर दिया उसने, दो क्रेस्ट
के बीच की दूरी है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर दिया, फिर दूसरी वेव जा रही है, मतलब दोनों के बीच फेज का डिफरेंस पाई या लैम्बडा, अगर वो ट्रैवल करने के बाद अगर वो दूसरी वेव अगर चल रही है तो कालांतर कितना मिलेगा, मतलब उन दोनों के बीच कला का अंतर हमको कितना मिलेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना रखेंगे हम, तो डेल्टा फाइव इजगल टू हमको मिल जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्बडा इनटू लैम्बडा, तो लैम्बडा से लैम्बडा, मतलब देखिए कितना मिल रहा है, डेल्टा फाइव इजगल टू हमको 2 पाई मिल रहा है। अब देखो ये तो इस फॉर्मूले से वैल्यू मिली है। अभी मैं आपको इसको बता देता हूं डायग्राम से भी, देखो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट ना करें फिर भी आप कालांतर निकाल सकते हैं, मतलब फेज डिफरेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, अभी कितना लिया हमने पथ का अंतर लैम्बडा, मान लीजिए ये एक वेव ले रहे हैं जो ऐसे चल रही, ठीक है, वो आगे से आगे चलती जा रही है, ये वेव ली हमने जो ऐसे ट्रैवल कर रही है, आगे से आगे चल रही है। अब दूसरी जो वेव ले रहे हैं उसके बीच पथ का अंतर कितना है, लैम्बडा है, मतलब दूसरी जो वेव ले रहे हैं वो कैसे चल रही है कि जैसे जब ये लैम्बडा पार कर चुकी है तब यहां से ये चलना दूसरी वेव जो है वो स्टार्ट कर रही है, कहने का मतलब ये ऐसे है ना। अब दोनों ही चल रही है, प्रोग्रेसिव है, आगे से आगे चलती जाएगी, ऐसे नहीं कि यहाँ पर खत्म हो जाएगी, आगे से आगे चलती जाएगी। तो देखिए अब जब ये यहां से स्टार्ट कर रही है, ये तो पहले से चल रही थी, ये जब लैम्बडा पूरा कर रही है यहां से यहां तक, ये दूरी कितनी हो गई लैम्बडा, और ये यहां से स्टार्ट कर रही है, तो इन दोनों के पथ का डिफरेंस कितना हो गया, ये वाला ही, जो कि किसके बराबर है, लैम्बडा के। तो अब देखिए यहां से जब स्टार्ट होता है ये यहां से 90 हो गया, 90 के बाद ये हो गया 180, 180 के बाद ये 270 और ये 360, जिसको हम कितना लेते हैं 2 पाई। ये आपको पता ही है कि एक लैम्बडा में वो कितना, एक सर्कल में कितना 2 पाई एंगल बनता है, तो पथांतर कितना मिल गया हमको, सॉरी कालांतर 2 पाई का मिल गया। तो ये रिलेशन है, अब आप चाहो तो इसको रिलेशन से निकालो, अदरवाइज ऐसे भी आप ले सकते हैं, तो इससे भी आपको पता चल सकता है कि कितना कालांतर है तो पथांतर कितना होगा, तो वो ऐसे भी आप पता कर सकते हो। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, जैसे अगर कालांतर दे दिया और पथांतर आपको पूछे तो वो भी ले सकते हैं, इससे भी और इस फॉर्मूले से भी। देखिए कैसे, अब पथांतर अगर हमको निकालना है तो डेल्टा एक्स इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, डेल्टा फाइव हो गया और ये आ जाएगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई आ जाएगा, बस डेल्टा एक्स को उधर रख दिया और लैम्बडा अपॉन 2 पाई आ जाएगा। अब हम इसका उल्टा ले, कुछ भी ले, जैसे हमने कालांतर जो है ले लिया पाई/2, पाई/2 बोले तो कितना होता है यहां तक, पाई/2 बोले तो 90 डिग्री, 90 डिग्री का। तो देखिए अगर हम यहाँ पे पाई/2 रखें तो हमको कितना मिलता है, देखिए तो ये हो गया पाई/2 डेल्टा फाइव की जगह पे जो हम ले रहे वही इंटू लैम्बडा अपॉन 2 पाई है हमारे पास, ठीक है, तो पाई से पाई चला गया, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना मिल रहा है हमको, देखो लैम्बडा/4 मिल रहा है। तो ये तो इस फॉर्मूले से वैल्यू मिल गई कि अगर पाई/2 कलांतर की दो तरंगे अगर है, अगर दो तरंगे जा रही है किसी माध्यम में, उनमें कलांतर पाई/2 का या 90 का अगर है तो पथांतर कितना होगा उनके, तो लैम्बडा/4 होगा। अब देखिए कैसे कि ये अगर यहां तक है, ठीक है ना, और दूसरी वेव यहीं से चलना स्टार्ट कर रही है, ये यहां से वो चलना स्टार्ट कर रही है, जो कि अभी बताया मैंने आपको, ये यहां से थी, जब ये यहां पे पहुंची तब ये मान लो कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। तो इनके बीच में देखिए ये यहां पे इसका पथांतर कितना मिल रहा है, ये पथ का अंतर, क्योंकि हम पथांतर ले रहे लैम्बडा/4, हमको पता है पूरी लैम्बडा है तो आधी कितनी हो गई, यहां से यहां तक लैम्बडा/2 हो गई, अब इसकी आधी कितनी होती है, लैम्बडा/4 होती है, तो आप इससे भी पता कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा आप ध्यान रखना कि जो मैक्सिमम पॉइंट जहां पे भी बनते हैं वो जहां से भी स्टार्ट कर रही है उससे उसकी पथ का जो डिफरेंस होता है वो लैम्बडा/4 होता है, ये हमेशा आप ध्यान रखना। जैसे इसको बता देता हूं मैं, यहाँ पे एक वेव बना के, ये देखिए ये कोई तरंग है जैसे, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये तो 0 हो गया पथांतर, यहाँ पे अगर कोई पहुंचता है इस वाली जगह पे तो ये हो गया लैम्बडा/4 होगा, और ये होगा हमेशा लैम्बडा/2, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे हमेशा सॉरी 3 लैम्बडा/4, इसको हमेशा 3 लैम्बडा/4 ही लेंगे, क्योंकि आप खुद ले सकते हैं, देखिए लैम्बडा/4 2 लैम्बडा/4 मतलब लैम्बडा/2 हो गया, फिर 3 लैम्बडा/4, ये हो गया 3 लैम्बडा/4,
4 और ये हो जाएगा टोटल लेमडा, है ना। और इसको मैं, ये तो मैंने पथ के अंतर में बताया, अब मैं फेज डिफरेंस भी बता देता हूं। ये 0 है, यहां पे अगर कोई पहुंचेगा तो ये हो जाएगा पाई बाय 2। चलो इसको इसके पास में लिख लेता हूं। यहां पे पहुंचेगा तो ये पाई बाय 2 होगा, ये हो गया पाई, इसमें पहले भी आपको बता चुका हूं, और ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2। देखिए इसमें भी वही पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 मतलब पाई, ये 3 पाई बाय 2, और ये हो गया 4 पाई बाय 2 या 2 पाई। ये दोनों ही चीजें बता दी, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना क्या पार्ट डिफरेंस होगा तो कितना मिलेगा। अब देखिए, ये अगर इक्वेशन आपने कहीं पे लिख दी ना, तो इस बेसिस पर अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, ये अगर वेव बना दिया आपने, दोनों लिख दिए, ये अगर याद हो गया आपको, तो कोई भी पूछे तो वो आप जल्दी से ऐसे आंसर दे सकते हैं। कैसे? जैसे पूछ लिया कि भाई दो तरंगे ले रहे हैं, उनके बीच पथांतर लैम्बडा है, तो लैम्बडा देखिए कहां पर है, यहां तक है, तो कितना हो गया पूरा पथांतर, सॉरी कालांतर 2 पाई। मतलब अगर पाथ डिफरेंस लैम्बडा है तो फेज डिफरेंस कितना मिलेगा, 2 पाई मिलेगा, जो कि पीछे किया था हमने अभी। देखिए ये यहां पर, या फिर ये देखिए इधर पाई मिला था, या फिर इधर ही किया है, सॉरी ये रहा 2 पाई। और वही अगर बोल ले कि लैम्बडा बाय 4 हो तो पाई बाय 2, लैम्बडा बाय 2 हो तो पाई, 3 लैम्बडा बाय 4 हो तो 3 पाई बाय 2, और बाकी ये तो इससे आप चाहे फॉर्मूले में यूज ना करें तो भी आप बता सकते हैं इंस्टेंटली। ये है ट्रिक, है ना। तो इस वेव जो है हमको बहुत कुछ बताती है। अब देखो साइन वाला और कॉस वाला भी मैंने आपको बताया था वेव से ही, कि साइन में किसकी वैल्यू कितनी लेनी है आपको, तो वो भी आपको पता चल सकता है। देखिए यहाँ पे पाई बाय 2, तो ये 1 पे जा रहा है साइन में, क्योंकि साइन वेव है। कॉस वेव ऐसे चलती है, यहां से स्टार्ट होती है, ऐसे चलती है। तो इसमें देखिए 1 0 पे 1 मिल रहा है, इसमें 0 पे 0, 90 या पाई बाय 2 पे 1 मिल रहा है, फिर वापस पाई पे 0, 3 पाई बाय 2 पे वापस कितना मिल रहा है -1, और इस पे 2 पाई पे 0। वही कॉस में देखेंगे तो 0 पे 1, यहाँ पे पाई बाय 2 पे 0, फिर पाई पे -1, 3 पाई बाय 2 पे 0, और 2 पाई पे वापस 1। ये भी मैंने आपको चीज बताई थी। तो तो अब मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक आपके बन सकता है, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी पूछ ले, एक कालांतर के बेसिस पर और एक पथांतर के बेसिस पर। तो इस बेसिस पर एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो अगर मिल जाए तो सीधा आप ये वाले ट्रिक यूज कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला तो आपको पता ही है, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स, है ना। ये चीज चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी आगे बढ़ता है अपने पास सुपर पोजिशन ऑफ वेव। देखो प्रोग्रेसिव वेव ले ली हमने, ये एक अच्छा सा रिलेशन मिल गया जिस पर बेसिस हमको क्वेश्चन मिल सकते हैं। अभी इसमें हमने देखा क्या बोलिया कि भाई कि यहां पे अगर कालांतर इतना हो तो पथांतर क्या होगा, या पथांतर जितना हो तो कालांतर क्या होगा। इससे भी मैंने एक ट्रिक भी बता दी आपको, वेव बना दो और ऐसे इससे बता दो कि भाई लैम्बडा बाय 4 पे पाई बाय 2, ये आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर दो वेव किसी माध्यम में, दो तरंगे किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं, या किसी माध्यम में संचरित हो रही है अगर, और वो दोनों एक दूसरे से मिल भी तो सकती है, क्योंकि देखा अपना कि एक अगर स्पीकर बज रहा है, दूसरा उसके पास में और बज रहा है, तो उसका साउंड और भी क्या हो जाता है, और बढ़ जाता है ना। या फिर बीट्स भी आपने सुनी होगी, बीट्स जो होती है जिसको विस्पंद बोलते हैं हिंदी में। बीट्स बनने का भी कारण वही, जब दो या दो से ज्यादा तरंगे एक दूसरे से मिलती है तो हमको एक नई घटना या उसका एक नई घटना देखने को मिलती है, जिसको हम व्यतिकरण बोलते हैं। अब ये व्यतिकरण और विस्पंद कब बनते हैं, जब दो तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती हुई एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। तो अध्यारोपित होने का मतलब एक दूसरे से मिलना। अब वो मिलेगी तो कब ज्यादा बनेगी, मतलब उसका आयाम बढ़ेगा, और मिलने पर कई बार आयाम कम भी होता है। तो इस प्रकार की घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। और वो कब होती है कि जब दो तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती हुई एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। लेकिन कौन सी तरंगे, जिनकी आवृत्ति समान हो। अगर समान आवृत्ति की तरंगे अगर किसी माध्यम में संचरित होती हुई एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम के किन्हीं बिंदुओं पर आयाम अधिकतम, तीव्रता भी अधिकतम मिलती है, और कुछ बिंदु पर आयाम और तीव्रता न्यूनतम भी मिलती है। इस घटना को हम व्यतिकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यतिकरण।
अब समान आवर्तिकी है तब तो व्यतिकरण हो रहा है। अब व्यतिकरण भी दो प्रकार के मिल रहे हैं हमको, कई किसी बिंदु पर क्या मिल रहा है, अधिकतम या आयाम या अधिकतम तीव्रता मिल सकती है, और कुछ बिंदु पर न्यूनतम आयाम एवं न्यूनतम तीव्रता मिल सकती है। तो ये भी व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण, मतलब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमको देखने को मिलता है। 12th में आपने इंटरफेरेंस पढ़ा होगा, तो उसी बेसिस पर है। तो इससे अब जब दो या दो से ज्यादा वेव माध्यम में संचरित होती हुई एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, तो सिर्फ व्यतिकरण ही नहीं मिलता, हमको विस्पंद भी देखने को मिलते हैं बीट्स के। लेकिन बीट्स कब बनेंगे, जब दो या दो से ज्यादा तरंगे समान आवृत्ति की ना हो, आवृत्ति उनकी क्या होगी, अलग अलग होगी, लेकिन इतनी भी अलग नहीं होगी, लगभग समान आवृत्ति। अब लगभग आ गया मतलब अप्रोक्सीमेट इक्वल फ्रीक्वेंसी की, इक्वल नहीं है, थोड़ा सा फर्क है ना। तो हमको बीट्स देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, बीट्स, मतलब विस्पंद देखने को मिलते हैं, जो बीट्स होती है वो। तो वो कब बनती है, जब लगभग समान आवृत्ति की तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, किसी माध्यम में संचरित होती है, तो वही ले रहे हैं हम। देखो, तो ये चीज हमने रिलेशन इसीलिए, क्योंकि दो या दो से ज्यादा अगर वेव चल रही है, माध्यम में संचरित हो रही है, तो कलांतर और पथांतर में क्या रिलेशन है, वो ले लिया हमने। अब जब वो संचरित होते हुए एक दूसरे पर मिल भी सकती है, एक दूसरे से अध्यारोपित हो सकती है, तो अध्यारोपित होगी तो उससे हमको कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिलती है, वही हम ले रहे हैं। चलिए, तो अभी देख लो हम क्या ले रहे हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत ले रहे हैं। अब अध्यारोपण का सिद्धांत, जब दो या दो से ज्यादा तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती हुई या यात्रा करती हुई एक दूसरे से मिलती हैं, तो उसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। उससे क्या चीज देखने को मिलता है, जब मिलेगी तो कुछ ना कुछ तो होगा, मिलने से क्या होगा, कुछ तो बढ़ेगा, तो उनका विस्थापन जो है वो क्या हो जाता है, योग हो जाता है उनके विस्थापन का। अब जरूरी नहीं हमेशा विस्थापन बढ़ेगा, अगर समान फेज की है, मतलब एक ही फेज की, एक ही कला की अगर तरंगे मिलेगी, तब तो विस्थापन क्या होगा, बढ़ सकता है, विस्थापन का समीकरण आयाम भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर विपरीत कला की अगर तरंगे मिलती है, तो विस्थापन जुड़ेगा तो सही, लेकिन उससे आयाम उसका क्या हो सकता है, कम हो सकता है, या फिर विस्थापन हो सकता है। अब एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है, एक नेगेटिव ऐसे जा रही है, दोनों है ना, तब क्या होगा, एक इधर जा रही है और एक इधर, अध्यारोपित तो हो रही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, ऐसे साथ में चलती हुई अगर मिलेगी तब तो बढ़ सकता है, विस्थापन भी उनका ज्यादा हो सकता है। लेकिन ऐसे चल रही है तो वो तो उनके विस्थापन को क्या करेगी, दोनों को कम करेगी। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा तरंगे जो है माध्यम में संचरित होती हुई एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, एक दूसरे से मिलती है, तो उनका विस्थापन जो है, उनका विस्थापन जो है क्या होता है, उनका बीजगणितीय योग जो है, उससे उन दोनों से मिलने के कारण जो भी परिणामी तरंग मिल रही है, उस परिणामी तरंग का आयाम जो है या उनका विस्थापन जो है, उन दोनों तरंगों के, या जितनी भी तरंगे संचरित हो रही, जरूरी दो, दो या दो से ज्यादा, तो जितनी भी तरंगे संचरित होती हुई किसी माध्यम में एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, एक दूसरे से मिलती है, तो उनका विस्थापन जो है, परिणामी तरंग जो उनके मिलने से मिल रही है, चाहे वो ज्यादा तीव्रता की भी हो सकती है या कम तीव्रता की भी हो सकती है, तो जो भी विस्थापन उनके मिल रहा है परिणामी तरंग का, वो उन दोनों तरंगों के, यहाँ जितनी भी तरंगे हैं उनके विस्थापन के बीजगणितीय योग के क्या हो गए, बराबर होती। यही कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत, तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए क्या कहता है तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत, कि जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही माध्यम में एक साथ चलती है, दो या दो से अधिक तरंगे एक ही माध्यम में एक साथ चलती है, तो किसी बिंदु पर माध्यम का कुल विस्थापन, तो किसी बिंदु पर माध्यम का कुल विस्थापन उन सभी तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के बीजीय योग के बराबर होता है। यही बताया मैंने अभी आपको, जितनी भी तरंगे संचरित हो रही है किसी माध्यम में और एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, मिलती है, तो उनका विस्थापन जो है, या उनसे मिलने से जो परिणामी तरंग हमको मिल रही है, या परिणामी तरंग जो भी है उसका विस्थापन उन सभी तरंगों के विस्थापन के बीजीय योग के बराबर होता है। कहने का मतलब, मान लेते परिणामी तरंग का विस्थापन y है, तो y जो है वो y1 प्लस y2 प्लस y3, जितनी भी तरंगे n नंबर ऑफ तरंगे उसमें चल रही है,
उन सब के विस्थापनों के बीजीय योग के या बीजगणितीय योग के बराबर मिलता है उस परिणामी तरंग का विस्थापन। देखिए क्या कहता है कि द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन टू और मोर वेव्स, when two or more waves, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि when two or more waves travel through the same medium, कि एक ही मीडियम में अगर दो से ज्यादा वेव्स ट्रैवल करती हैं तो एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे बहुत से दो या दो से ज्यादा वेव्स अगर किसी मीडियम में ट्रैवल करती हैं, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू, रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उस मीडियम में किसी भी पॉइंट पर इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच वेव सेपरेटली। तो जितने भी तरंगे या जितनी भी वेव्स उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उन सबके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा उस रिजल्टेंट वेव जो उनके सुपरपोजिशन से या एक दूसरे से मिलने से जो वेव नई प्रोड्यूस हो रही है किसी मीडियम में, है ना, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है उन सारी वेव का डिस्प्लेसमेंट के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। जैसे अगर डायग्राम में देखें तो यहां पे दो वेव्स चल रही है, देखिए अब इन दोनों की देखिए तीव्रता जो है अलग अलग है, हो सकती है आयाम भी कुछ है या सेम भी आयाम हो सकता है, ठीक है ना, सेम फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी की भी मिल सकती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की भी वेव जो है वो मिल सकती है। तो देखिए अब यहां पे इनका आयाम सेम ले रखा है, तो इससे परिणामी जो तरंग मिल रही है इनके मिलने से देखो आयाम उन दोनों तरंगों से क्या है, ज्यादा मिल रहा है इस परिणामी तरंग का। और इन दोनों का अगर विस्थापन मान लेते y1 और y2 है तो इसका जो विस्थापन मिलेगा वो हमको y1 प्लस y2 के बराबर मिलेगा उस मीडियम में, उस माध्यम में। यही देखो जैसे यहाँ पे दो हमने तरंगे लिए, एक का आयाम थोड़ा ज्यादा और एक का आयाम थोड़ा कम दिख रहा है आपको। ये फर्स्ट वेव अगर देखे इस वाले में तो इसका आयाम थोड़ा ज्यादा है और इस वाले वेव या तरंग का आयाम या एम्पलीट्यूड जो है थोड़ा कम है। तो इनसे दोनों से अब देखो फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, तो मैंने क्या बताया आपको व्यतिकरण के लिए कि अगर सेम फ्रीक्वेंसी की या से समान आवृत्ति की तरंगे अगर किसी माध्यम पर आरोपित होती हैं तो उसे परिणामी तरंग का आयाम और उनका तीव्रता जो है वो अधिकतम मिलती है। ये व्यतिकरण के कारण होता है, चलो वो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अध्यारोपण के सिद्धांत से देखें तो ये पहली वेव है और ये दूसरी, दोनों मिलके देखो ये जो ग्रीन वाली दिख रही है आपको ये इसकी परिणामी तरंग मिल रही है। तो इनका भी विस्थापन y1 y2 अगर है तो y इक्वल टू हमको क्या मिलेगा y1 प्लस y2 के बराबर। तो इसी बेसिस पर एग्जांपल लेते हैं कि मान लो दो वेव ली कि यदि n तरंगे एक साथ कार्य करती है तो ये कि दो तरंगे लेते हैं हम, लेट टू वेव्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन इन अ मीडियम। क्या कर रहे हैं, दो तरंगे ले रहे हैं जो एक ही माध्यम में संचरित हो रही है ना। तो माना दो तरंगे एक माध्यम में संचरित हो रही, एक माध्यम में संचरित हो रही है जिनका विस्थापन का देखो फर्स्ट वेव के लिए और सेकंड वेव के लिए विस्थापन क्या लिया हमने y1 इक्वल टू और a1 sin ओमेगा t माइनस kx, क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव ले रहे जो आगे से आगे चलती जाएगी और ऊर्जा का स्थानांतरण भी आगे करती रहेगी, मतलब ऊर्जा भी आगे स्थानांतरित करती रहेगी। और दूसरी जो ले रहे हैं हम a2 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 5 मिल रहा है यहाँ पे। तो इससे क्या चीज देखने को मिल रही है कि पहली वेव और दूसरी वेव में कला का अंतर कितना है, फाई का कलांतर जो है डेल्टा फाई जो है या डेल्टा थीटा जो है हमको कितना मिल रहा है, फाई का मिल रहा है, मतलब दोनों के बीच कलांतर कितना है, फाई है ना। अब दोनों के बीच कलांतर है मतलब कला का अंतर है, समान कला की नहीं है, फिर भी मिल तो सकती है। तो जब मिलेगी तो इनका अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग परिणामी आयाम का तरंग इनके मिलने से कितना मिलेगा, तरंग का विस्थापन जो है y1 प्लस y2 के बराबर अभी देखा हमने ऊपर, तो वो कितना मिल जाएगा हमको देखिए। तो अगर इनकी वैल्यू हम पुट करें तो y इक्वल टू देखो a1 sin ओमेगा t माइनस kx है और y2 कितना है a2 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 5 है, बस इनकी वैल्यू। तो परिणामी तरंग का आयाम हमको कितना मिल रहा है, विस्थापन ये मिल रहा है, ये मिल रहा है हमको परिणामी तरंग का विस्थापन।
है ना। अब देखिए, तो ये तो हमने सुपरपोजिशन लॉ के अकॉर्डिंग लिया, या तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत कब होता है कि जब एक वेव कोई चल रही है, दूसरी भी, दोनों समान एक ही माध्यम में चलती हुई एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती है, तो उसके उनका आयाम जो है अधिकतम भी हो सकता है या फिर न्यूनतम भी हो सकता है। वो किस पर निर्भर करेगा, एक तो उनकी आवृत्ति पर और दूसरा उनके कला पर, कि उनके बीच कला का अंतर कुछ है या नहीं है, फेज डिफरेंस कुछ है उनमें कि नहीं है, या फिर उनकी फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है ना। अगर समान फ्रीक्वेंसी की तरंगे अगर किसी माध्यम में संचरित होती हुई मिलती है, तो हमको जो घटना देखने को मिलती है उसको हम व्यतिकरण बोलते हैं। कि जब सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स किसी मीडियम में ट्रैवल करते हुए एक दूसरे को सुपरइम्पोज होती है या सुपरपोज होती है, तो उससे हमको इंटरफेरेंस वाला इंसिडेंस देखने को मिलता है। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको कि जब दो या दो से ज्यादा तरंगे सेम फ्रीक्वेंसी की, मतलब समान आवृत्ति की, जब दो या दो से ज्यादा वेव्स या तरंगी जो है समान आवृत्ति की किसी माध्यम में, समान आवृत्ति की, ये देखिए समान आवृत्ति की है, दोनों ही क्या है, समान आवृत्ति की। समान आवृत्ति की तरंगे अगर किसी माध्यम में संचरित होती हुई अध्यारोपित होगी, तो जो परिणामी तरंग हमको मिलेगी उसका आयाम अधिकतम और तीव्रता भी अधिकतम मिल सकती है, जब समान आयाम की हो और फेज में कोई डिफरेंस ना हो, है ना। लेकिन अगर फेज में डिफरेंस मिलता है, इनकी कला में कुछ अंतर मिलता है, तो हो सकता है उसका आयाम न्यूनतम हो और तीव्रता भी न्यूनतम मिले, है ना। तो फेज और उस पे, लेकिन व्यतिकरण क्या कहता है, व्यतिकरण की परिभाषा क्या है, देखिए इंटरफेरेंस क्या कहता है कि व्यतिकरण वह घटना है जिसमें दो या दो से अधिक तरंगे समान आवृत्ति के, दो या दो से अधिक तरंगे समान आवृत्ति की किसी माध्यम में एक दूसरे पर अध्यारोपित होकर चलती हैं, तब किसी बिंदु पर आयाम या तीव्रता अधिकतम हो जाती है और किसी बिंदु पर आयाम और तीव्रता क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। तरंगों की इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। तो देखो, अगर रिजल्टेंट वेव, इससे व्यतिकरण के फलस्वरूप जो रिजल्टेंट वेव मिलती है उसके लिए हम इक्वेशन क्या लेते हैं, y = a sin ओमेगा t माइनस टी एच प्लस थीटा, है ना। चलो इसको मैं अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, पहले ये देख लीजिए। तो तरंगों का व्यतिकरण क्या होता है कि जब, ये कैसी घटना है कि जब दो समान आवृत्ति की तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती हुई एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, तो उस माध्यम में कुछ बिंदु पर तो आयाम और तीव्रता क्या मिलती है, अधिकतम, और कुछ बिंदु पर आयाम और तीव्रता क्या मिलती है, न्यूनतम मिलती है। तो ये अधिकतम और न्यूनतम क्यों मिल रही है वो बाद में बताता हूं, पहले इसको देख लीजिए। तो कुछ बिंदु पर अधिकतम और कुछ बिंदु पर न्यूनतम प्राप्त होती है। तरंगों के या वेव्स की, तरंगों की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। तरंगों की इस घटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण। लेकिन व्यतिकरण के लिए देखो कंडीशंस क्या है, एक तो मेन कंडीशन है इसकी सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। अगर सेम फ्रीक्वेंसी के साथ अगर सेम फेज की, या चलो वो मैं आगे बताता हूं, वो इसके व्यतिकरण के प्रकार में उससे बताऊंगा तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन, अभी ये सब मिक्स हो जाएगा अभी अगर पूरा। तो व्यतिकरण क्या होता है, तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा तरंगे किसी माध्यम में संचरित होते हुए एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, तो कुछ बिंदु पर आयाम और तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर आयाम और तीव्रता न्यूनतम मिलती है, उसे व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है ना। तो व्यतिकरण के लिए अगर हम परिणामी, व्यतिकरण के फलस्वरूप जो परिणामी तरंग हमको मिलती है वो मिलती है y = a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस थीटा मिलती है। यहाँ पे a कितना मिलेगा और थीटा कितना मिलेगा, वो किस पे निर्भर करेगा, की तीव्रता और उनके कला पर, कि किस कला से दोनों तरंगे चल रही थी। तो मिलने के बाद उनका परिणामी तरंग जो है उसकी कला क्या मिलेगी, वो यहाँ पे थीटा हमको अलग से मिल रहा है, क्योंकि ओमेगा t माइनस के एक्स ये तो उसका प्रारंभिक कला है, क्या है उसका इनिशियल फेज है। लेकिन थीटा फेज डिफरेंस मिलेगा क्या, कि परिणामी उनका फेज में कितना डिफरेंस था उसके कारण ये थीटा हमको मिलेगा, है ना। तो देखिए इंटरफेरेंस क्या होता है कि इंटरफेरेंस इज द फिनोमिनन इन विच टू और मोर वेव्स ट्रैवल्स इन एनी मीडियम ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। मतलब जब दो या दो से ज्यादा वेव जो है सेम फ्रीक्वेंसी की किसी मीडियम में ट्रैवल करती है और दूसरे पर सुपर इम्पोज होती है एंड सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, देन एट सम पॉइंट द एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी बिकम
मैक्सिमम एंड एट सम पॉइंट, देखो कुछ पॉइंट पर क्या होता है, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलता है और कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मिनिमम मिलता है। तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी बिकम मिनिमम, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट में क्लियरली विजिबल हो, लाइन से कोई वर्ड कटे ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए तो अभी हमने देखिए व्यतिकरण लिया, वह हम लेते हैं व्यतिकरण के प्रकार। कुछ बिंदु पर अधिकतम, कुछ बिंदु पर न्यूनतम मिल रही है ना, आयाम और तीव्रता, वो कैसे मिलेगी, वो क्या किसके कारण मिल रही है, वही हम ले रहे हैं। तो व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। जिन बिंदुओं पर तीव्रता और आयाम अधिकतम मिलता है उसे संपोषी व्यतिकरण बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। और जिन बिंदुओं पर तीव्रता और आयाम न्यूनतम मिलते हैं, मतलब मिनिमम मिलते हैं, एम्पलीट्यूड और क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी, उस इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव या विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं। चलिए क्या होता है देखिए, इंटरफेरेंस दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के, मतलब व्यतिकरण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। एक तो कौन सा है, संपोषी, और दूसरा है विनाशी। संपोषी व्यतिकरण और दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। दूसरा जो है वो विनाशी व्यतिकरण है। विनाशी व्यतिकरण। अब देखिए जो भी पीछे लिया था है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ही है, लेकिन संपोषी और विनाशी कब मिलेंगे। देखिए अब संपोषी व्यतिकरण क्या होता है और विनाशी व्यतिकरण क्या होता है। संपोषी व्यतिकरण या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा हमको, जब दो या दो से ज्यादा वेव सेम फ्रीक्वेंसी की व्यतिकरण के लिए चाहिए वो तो। लेकिन संपोषी व्यतिकरण कब मिलेगा, कि जब दो या दो से ज्यादा तरंगे एक ही माध्यम में संचरित होती हुई एक दूसरे पर क्या मिलती है, सुपर इम्पोज होती है या एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। तो अब कब अध्यारोपित कैसे होगी, उसके लिए कंडीशंस क्या है देखिए। देखिए चलो मैं पहले बता देता हूं कि वह घटना जिसमें दो या दो से अधिक तरंगे इस प्रकार या इस तरह से एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है कि उनका विस्थापन जो है एक ही दिशा में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकतम परिणामी आयाम और तीव्रता हमको प्राप्त होती है। इसमें एक तरंग का शिखर दूसरी तरंग के शिखर से और दूसरे गर्त और गर्त से मिलता है, इसलिए आयाम एक साथ जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, इसमें अगर आप देखें इस डायग्राम में तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दो बीम मिल रही है, ये ब्लैक वाले दिख रहे हैं आपको, एक ब्लैक है और एक ग्रे टाइप के, है ना। तो दो जो है ये पहली वेव है और ये सेकंड वेव। तो फर्स्ट और दोनों देखो, दोनों का क्या है मिल रहा है, यहाँ पे क्रेस्ट मिल रहा है या श्रृंग मिल रहा है जिसको शिखर भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो दोनों के ट्रॉज मिल रहे हैं जिसको गर्त बोलते हैं। फिर वापस यहाँ पे भी देखे तो यहाँ पे देखिए ये क्या मिल रहा है, वापस क्रेस्ट मिल रहे हैं, यहाँ पे वापस गर्त मिल रहे हैं, यहाँ पे श्रृंग मिल रहे हैं, यहाँ पे वापस गर्त श्रृंग गर्त। मतलब अगर किन्हीं दो या दो से ज्यादा तरंगों का गर्त और श्रृंग कंटिन्यू एक दूसरे से मिलते जाएंगे, गर्त से गर्त मिला और श्रृंग से श्रृंग मिला, मतलब क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलेगा तो और ज्यादा बढ़ेगा, और गर्त से गर्त मिलेगा तो भी और ज्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे तो जीरो है डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी मैंने यहाँ पे गर्त बता दिया, ये वाले गर्त है, ये श्रृंग और ये गर्त, ये क्रेस्ट हो गए और ट्रॉस हो गए। तो जिस भी इंसिडेंट में व्यतिकरण में यदि दो या दो से ज्यादा तरंगों के श्रृंग से श्रृंग मिलता है और गर्त से गर्त मिलता है तो आयाम अधिकतम मिलेगा और तीव्रता भी हमको अधिकतम प्राप्त होती है ना। और जिस भी व्यतिकरण में श्रृंग से गर्त मिलता है और गर्त से श्रृंग मिलता है ना, तो उसमें हमको आयाम न्यूनतम और तीव्रता भी न्यूनतम प्राप्त होती है। देखिए इसके लिए कंडीशन क्या है, चलो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है ये भी मैं बता देता हूं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। द फिनोमिना इन विच टू और मोर वेव, मतलब द फिनोमिना इन विच टू और मोर वेव
superimpose in any medium in such a way that the the amplitude and the intensity of resultant wave become maximum, है ना। तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्ट करता है जिसमें मतलब एक वेव दूसरी वेव से मिल रही है तो उनका परिणामी या रिजल्टेंट वेव जो मिल रही है वो कंस्ट्रक्ट करती है, दोनों मिलकर कंस्ट्रक्ट करती है, और ज्यादा आयाम को बढ़ा देती है और इंटेंसिटी को भी बढ़ा देती है। तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब दो या दो से ज्यादा वेव्स किसी मीडियम में ऐसे सुपर इम्पोज होती हैं कि उनका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों ही मैक्सिमम मिले, तो इसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। और वही डिस्ट्रक्टिव या विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव में जब दो या दो से ज्यादा वेव्स जो है वो ऐसे सुपर इम्पोज होती हैं कि दोनों के दोनों की सुपरपोजिशन की वजह से जो रिजल्टेंट वेव मिल रही है उसका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी बहुत कम मिले, दोनों वेव से भी कम मिले, तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और विनाशी व्यतिकरण किसको बोलते हैं, कि वह घटना प्रकाश की तरंगों की जिसमें माध्यम में संचरित होती हुई दो या दो से ज्यादा तरंगे ऐसे संचरित होती हैं कि उनका आयाम और तीव्रता न्यूनतम मिलती है। आयाम और तीव्रता क्या मिलती है, न्यूनतम। ऐसी घटना को हम विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं। मतलब ऐसे व्यतिकरण को हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो देखिए अब लेकिन इनके लिए कंडीशन क्या है, अभी इसमें बताया मैंने, संग संग से मिलता है और गर्त गर्त से मिलेगा तब तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण। वही क्रेस्ट क्रेस्ट से और ट्रॉ ट्रॉ से मिलते हैं। इसमें अगर क्रेस्ट ट्रॉ से मिल रहा है या फिर श्रृंग गर्त से मिलेगा तो विनाशी व्यतिकरण। देख लिया, ये पहली वेव ले लेते हैं और ये दूसरी वेव, ये नीचे जो ब्लैक दिख रही है ये देखिए, इसका श्रृंग जो है इसके गर्त से मिल रहा है ना। और यहाँ पे देखो इसका श्रृंग इसके गर्त से मिल रहा है, इधर वापस श्रृंग इसके गर्त से मिल रहा है, इसका गर्त इसके श्रृंग से मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, जो परिणामी तरंग मिल रही है, जो रेड वाली दिख रही है आपको, तो जिसका इतना जो ज्यादा था इसमें से ये माइनस होकर फिर इसका आयाम प्राप्त होगा, है ना। तो ऐसे को देखो, ये विनाशी, विनाशी क्यों कह रहे हैं कि दो वेव का जितना था आयाम उससे भी कम मिल रहा है परिणामी तरंग का, मतलब जितना भी उसका एम्पलीट्यूड था या इंटेंसिटी थी वो उन दोनों वेव से भी कम मिल रहा है सुपरपोजिशन से मिलने से। तो कई बार मिलने से जरूरी नहीं, हमेशा मिलने से कुछ बड़े कम भी होता है। उसका कारण ये दिख रहा है आपको, क्योंकि अपोजिट फेज की मतलब विपरीत कला की तरंगे इसमें मिल रही है और इसमें समान कला की, दोनों की कला सेम है और इसमें दोनों की कला विपरीत है। पाई का फेज है इसमें और इसमें 0 फेज का डिफरेंस है, इसमें पाई का फेज डिफरेंस मिल रहा है। तो ये भी है, देखिए यही कंडीशन। तो कंस्ट्रक्टिव या संपोषी व्यतिकरण हमको कब मिलेगा, कि जब इनके बीच फेज कितना हो, या तो 0 हो या इवन मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब या तो 0 हो या पाई का सम गुणांक हो। पाई का क्या हो, सम गुणांक हो, तब मतलब 2n पाई अगर हो। और पाथ डिफरेंस देखिए, अब जब 0 होगा तो कितना 0 मिलेगा पाथ डिफरेंस, या कितना मिलेगा, जो भी है 0 ही मिलेगा। और अगर 2n पाई लेंगे तो n लेमड़ा के फॉर्म में, पीछे मैंने बता दिया आपको कैसे ले सकते हैं। 2 पाई है तो लेमड़ा मिलेगा, पाई है तो लेमड़ा बाई 2, वो सब बता दिया मैंने। बस वही चीज यहाँ पे भी ले रहे हैं हम, जहां पे n इक्वल टू कितना है 0 1 2 3, क्योंकि n नंबर ऑफ वेव्स जो है क्या हो सकती है, सुपर इम्पोज हो सकती है। तो देखिए संपोषी या कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण, संपोषी इंटरफेरेंस या संपोषी व्यतिकरण या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन है, कि फेज जो है दोनों वेव का फेज डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए दोनों के बीच में, 0, और आवृत्ति समान, तभी हमको कंस्ट्रक्टिव या संपोषी व्यतिकरण देखने को मिलता है। तो देखिए फाइव अगर 0 2 पाई 4 पाई अगर होगा तो कितना मिलेगा, ये संपोषी व्यतिकरण मिलेगा। या फिर पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए दोनों के बीच में, n लेमड़ा का, कितना होना चाहिए n लेमड़ा, जरूरी नहीं 0 लेमड़ा, n लेमड़ा अगर है तो भी वो संपोषी, जैसे मैंने पीछे बताया था। ये देखिए इसमें से संपोषी व्यतिकरण ही मिलेगा आपको। ये वेव थी, इसमें देखो ये यहां से जब स्टार्ट हो रही थी लेमड़ा का वाला, ये यहां से, फिर ये यहां से स्टार्ट हो रही थी ना, इसको भूल जाओ एक बार। तो ये भी, इसमें भी क्या मिलेगा, ये भी दोनों जाके देखो, यहाँ पे देखे तो दोनों सेम है ना, श्रृंग श्रृंग से मिल रहा है, गर्त गर्त, तब भी हमको संपोषी व्यतिकरण या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही मिलेगा। मतलब समान फेज की अगर होगी या लेमड़ा पाथ डिफरेंस की होगी तो, या 0 या सम गुणांक हो अगर फेज डिफरेंस का,
है ना। तो हमको क्या मिलेगा, संपोषी व्यतिकरण ही मिले, विनाशी व्यतिकरण नहीं मिलेगा। और विनाशी के लिए क्या है कि इनके फेज का डिफरेंस जो है, इनके बीच दो तरंगों के बीच फेज अगर पाई 3 पाई 5 पाई अगर प्राप्त होता है, या पाई 3 पाई, या क्या कहते हैं और मल्टीपल्स ऑफ पाई अगर हो, तो हमको विनाशी व्यतिकरण मिलता है ना। क्या मिलेगा, विनाशी व्यतिकरण। पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए देख लिए, 2n+1 λ/2, ये जो कि हमने लिया था अभी पीछे, देखिए λ/2 के लिए ये इसमें बताया था, ये देखिए λ/2 लिया था ना, एक यहां से स्टार्ट हो रही थी और दूसरी अगर यहां से स्टार्ट हो, तो λ/2 का फेज होगा। तो फेज क्या हो गया दोनों का, एक ऊपर वाली और एक नीचे, एक सरंगे और एक गर्त, तो क्या मिलेगा, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है ना, तो यही चीज है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये संपोषी के लिए, ये विनाशी के लिए, इससे देखो ये इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैंने पहले पाथ डिफरेंस है उसके बीच में इसीलिए बताया क्योंकि आपके इंटरफेरेंस भी है सुपरपोजिशन वाला, तो इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने पाथ डिफरेंस और इनके बीच रिलेशन बताया था कि आप इसको कनेक्ट कर सको कि भाई इतना फेज हो तो ये लैम्डा कितना मिलेगा, वो आपको समझ में आ सके। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए अभी देखिए एक चीज और बता देता हूं कि अभी हमने व्यतिकरण के लिए यहाँ पे एक इक्वेशन ली थी, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। अगर दो वेव ऐसे चल रही हो तो इसके लिए a जो है, यहाँ तो a1 और a2 था, तो ये a कितना मिलेगा और थीटा कितना मिलेगा, तो वो मैं बता देता हूँ। अधिकतम तीव्रता क्या होती है वो भी बता देता हूँ। देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर हम आयाम देखें तो वो आयाम अगर a1 और a2 था, पहली वेव का a1 और दूसरी का a2, तो हमको a1+a2 मिलेगा और जो कि मैक्सिमम होगा, है ना। और तीव्रता जो है वो भी मैक्सिमम मिलती है, यही होता है ना संपोषी व्यतिकरण में। तो तीव्रता कितनी मिलेगी, ये तीव्रता आपको मिल जाएगी √I1 + √I2 दोनों के लिए का स्क्वायर मिल जाएगी, √I1 + √I2 का स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम होती है। और वही अगर डिस्ट्रक्टिव के लिए देखें तो वो मिल जाएगा हमको मिनिमम, और वो किसके बराबर होगा, a1 - a2 के। और ये मिल जाएगी हमको मिनिमम जो कि किसके बराबर होती है, √I1 - √I2 का स्क्वायर, है ना। तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब ये कैसे आया तो वो भी मैं आपको बता दूंगा अगली क्लास में बता दूंगा मैं आपको अच्छे से पूरा, है ना। वैसे तो इसी पर बेस्ड आएगा, कैसे आया वो आपको इतना कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा ताकि आप कनेक्ट कर सको। तो ये चीज मिलती है। हाँ, और उसका जो परिणामी यहाँ पे जो तरंग जो हमने ए लिया ना, तो यहाँ पे ये ए कितना मिलता है हमको, a = a1² + a2² + 2a1a2 cos⁵ मिलता है ना। अब ये कैसे आया तो ये भी मैं आपको, चलिए कल मैं वैसे ही आपको बता ही दूंगा इसको पूरा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे आया है। चलिए अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए तो देखो हमने इंटरफेरेंस या व्यतिकरण के लिए कंडीशंस ली क्या, कि फाई कितना होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो व्यतिकरण के लिए क्या है, समान आवृत्ति की तरंगें होनी चाहिए। दूसरा अगर आपको संपोषी व्यतिकरण चाहिए तो उसके लिए फेज कितना होना चाहिए, यहाँ पे 0, 2 पाई या 4 पाई होना चाहिए, 0, 2 पाई या 4 पाई, मतलब या फिर सम गुणक हो या फिर इवन मल्टीपल्स हो। पाथ डिफरेंस कितना मिलना चाहिए आपको, एन लेबड़ा। पाथ डिफरेंस बोले तो पथांतर, है ना, एन लेबड़ा होना चाहिए। और विनाशी के लिए समान आवृत्ति तो इसके लिए भी चाहिए, इसके लिए क्या कि फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, मतलब और मल्टीपल्स ऑफ पाई, विषम गुणा पाई का। और पाथ डिफरेंस कितना मिलना चाहिए, देखो 2n+1 λ/2, मतलब λ/2, 3 λ/2, 4, 5 λ/2, इस हिसाब से मिलना चाहिए आपको, है ना। तो वो चीज इसके लिए तो अधिकतम मिलता है इसमें आयाम, इसमें तीव्रता भी अधिकतम मिलेगी, इसमें न्यूनतम और तीव्रता भी न्यूनतम, क्योंकि सरंग सरंग से मिलेगा तो अधिकतम सरंग, है ना, और गर्त गर्त से मिलेगा तब भी अधिकतम गर्त। तो आयाम और तीव्रता क्या मिल रही है इसमें, संपोषी में अधिकतम, क्योंकि गर्त सरंग सरंग से मिल रहा है और गर्त गर्त से मिल रहा है, इसमें सरंग गर्त से मिल रहा है और गर्त गर्त सरंग से मिल रहा है। तो देखिए आयाम भी इसका क्या है, ये लाल वाले का अगर देखे तो आयाम देखो बहुत कम है इन दोनों से। इसका मान लेते a1 है, इसका a2 है, तो a2 - a1 मिल रहा है। वैसे यहाँ पे इसको फर्स्ट वाली वेव ये ले रहे हैं तो a1 और इसको a2, तो a1 - a2 मिल जाएगा, तो जो कि मिनिमम मिल रहा है, यहाँ मैक्सिमम मिल रहा है। देखिए ब्लू वाली और भी बढ़ रही है इन दोनों से, यहाँ पे इन दोनों से इसका क्या हो रहा है, आयाम कम मिल रहा है, तो तीव्रता भी क्या मिलेगी यहाँ पे,
कम मिलेगी, यही है, ठीक है ना। तो ये इसकी हमने कंडीशन ली। अब इसमें देखिए और शर्तें, शर्तें क्या क्या है जो मैंने अभी पीछे कुछ तो बताई, और क्या शर्तें हैं देखिए। कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए, मतलब सुसंगत स्रोत होने चाहिए। अब सुसंगत स्रोत किसे बोलते हैं कि तरंगों के दो स्रोत सुसंगत होने चाहिए, यानी उन्हें निरंतर कलांतर बनाए रखना चाहिए कि जितना भी लैम्बडा का अगर पाथ डिफरेंस है या 2 पाई का फेज डिफरेंस है या पाई का है तो हमेशा पाई ही बनाए रखेंगे, तो वो सुसंगत स्रोत होते हैं या कोहेरेंट होते हैं। जो उनसे जितने भी तरंगे निकल रही है, जैसे एक निकली दूसरी निकल रही है, उनमें लैम्बडा का है तो उसके पीछे वाली भी जो निकलेगी वो भी लैम्बडा के बाद ही निकलेगी, वो भी लैम्बडा लैम्बडा, ऐसे मतलब पाथ का डिफरेंस वो अगर उनके कांस्टेंट रहता है या नियत रहता है ना, या कलांतर भी नियत रहता है, तो ऐसे स्रोत को हम सुसंगत स्रोत कहते हैं। मतलब कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, द टू सोर्सेज ऑफ वेव मस्ट बी कोहेरेंट, दैट इज दे शुड मेंटेन ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अगर उनके फेज डिफरेंस क्या हो, उनके तरंगों के जो भी स्रोत हम ले रहे हैं जिससे निकल रही है तरंगे, उस स्रोत से निकलने वाली तरंगों का कैसा होना चाहिए, सॉरी पाथ डिफरेंस जो है, सॉरी कलांतर या पाथ डिफरेंस भी ले सकते हैं। कलांतर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। जैसा मैंने बताया, एक तरंग निकली दूसरी निकल रही है, वो λ/2 का कलांतर है अगर में, या π/2 का है, तो दूसरी उसके बाद जितनी भी तरंगे निकली तो उनमें π/2 का ही फेज डिफरेंस मिलना चाहिए। तो ऐसे सोर्सेज को हम कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। तो देखो एक कंडीशन और पता चल गई हमको, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, है ना, लेकिन कोहेरेंट सोर्स भी जरूरी है। किसके लिए, किसके लिए शर्तें हैं ये, उनकी कंडीशंस है व्यतिकरण के लिए, इंटरफेरेंस के लिए, है ना। दूसरी क्या है देखिए, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की, मतलब समान आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य होनी चाहिए, मतलब व्यतिकरण करने वाली तरंगों की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य समान होनी चाहिए। व्यतिकरण करने वाली तरंगों की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। द इंटरफेरिंग वेव्स मस्ट हैव द सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। जो भी इंटरफेयर कर रही है, दो सुपरइम्पोज हो रही है वेव, जो इंटरफेरिंग वेव्स जो है, जो मिल रही है किसी मीडियम में और इंटरफेरेंस अगर प्रोड्यूस कर रही है, तो उनके लिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। दूसरी, नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड। अगर नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड लेते हैं तो एम्पलीट्यूड और भी क्या हो जाता है, तब वो नियरली इक्वल, वैसे अलग अलग भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू वेव्स शुड बी इक्वल और नियरली इक्वल, प्रोड्यूस क्लियर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, ठीक है ना। अगर हमको इंटरफेरेंस क्लियर फ्रिंजेस देखनी है, जैसे यहाँ पे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ये देखने को मिल रही है, तो अगर क्लियर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस देखने को चाहिए, अगर हमको ये प्रकाश के व्यतिकरण में हमको देखने को मिलता है फ्रिंजेस, है ना, तो जरूरी नहीं तरंगे ले रहे हैं, कौन सी तरंगे, कोई भी ले सकते हैं, प्रकाश तरंगे भी और ध्वनि तरंगे भी, और उनके लिए अगर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस या पैटर्न अगर वो अच्छे से चाहिए हमको, है ना, अच्छा सा अगर व्यतिकरण पैटर्न चाहिए हमको या इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, तो हमको नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड उनका लगभग समान आयाम लेना पड़ेगा। मतलब स्पष्ट व्यतिकरण के लिए, फ्रिंज उत्पन्न करने के लिए हमको दो तरंगों का आयाम जो है बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए। चौथी चीज क्या है, सोर्स शुड बी क्लोज टू ईच अदर। दोनों जो सोर्स ले रहे हैं जिससे दो तरंगे निकल रही है और एक दूसरे को सुपरइम्पोज हो रही है, और दोनों कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए, सुसंगत होने चाहिए, है ना। तो वो दोनों एक दूसरे से क्या होने चाहिए, क्या बहुत पास पास होने चाहिए, नियरली इक्वल, मतलब क्लोज होने चाहिए एक दूसरे से। द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्स शुड बी स्मॉल सो दैट द वेव्स ओवरलैप प्रॉपरली। पास में होंगे तो ओवरलैप करेंगे, एक इधर वो बहुत दूर और एक बहुत दूर बज रहा है, या प्रकाश निकल रहा है, तो क्या होगा उससे, क्या दोनों एक दूसरे को सुपरइम्पोज हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो दोनों का क्लोज होना या पास में होना जरूरी है। तो स्रोत एक दूसरे से करीब होनी चाहिए, मतलब दोनों स्रोत जो है एक बीच की दूरी जो है छोटी होनी चाहिए, ताकि तरंगे ठीक से अध्यारोपित हो सके। तो इनका देखो व्यतिकरण प्रतिरूप क्या देखने को मिलता है हमको, इनका जो व्यतिकरण प्रतिरूप है वो हमको क्या देखने को मिलेगा, इंटरफेरेंस। नाम तो सुना है आपने इंटरफेरेंस, कई बार देखा होगा कि मेरे में इंटरफेयर मत करो, है ना, मेरी बातों में इंटरफेयर नहीं करना, लोग सुनने को देखने को मिलता होगा। तो ये व्यतिकरण प्रतिरूप है, क्या है, व्यतिकरण पैटर्न। अगर प्रकाश का व्यतिकरण पैटर्न देखे तो उसमें ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, तो ये ऐसे हमको व्यतिकरण प्रतिरूप देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबका आयाम लगभग कैसा दिख रहा है, सेम, सबकी मोटाई भी क्या रहेगी, सेम व्यतिकरण प्रतिरूप में। तो देखो ये 4I0 इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है।
और यहाँ पे देखिए फेज अलग अलग है, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ये माइनस एक्स में, और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। देखिए पेज का डिफरेंस है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। अब देखिए संपोषी और विनाशी दोनों देखने को मिल रहे हैं हमको। कैसे? 0 पे ये मिल गया हमको मैक्सिमम, अधिकतम, है ना, सेंट्रल मैक्सिमा जिसको बोलते हैं। अब जैसे पाई फेज दिया आपने, पाई पे क्या मिलता है हमको, देखो ऑड मल्टीपल्स है ना, ये देखिए पाई, पाई किसके लिए होता है? विनाशी व्यतिकरण के लिए। इसीलिए कहां पे मिल रहा है, देखो विनाशी में 0 मतलब मिनिमम। कहां पे मिल रहा है? मिनिमम। अब 2 पाई पे और 4 पाई पे देखो अधिकतम मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 पाई पे और 4 पाई पे। अब 6 पाई पे लेंगे तब भी अधिकतम मिलेगा। लेकिन जो और मल्टीपल्स है, जो विषम गुणांक है, वहां पे देखिए 5 पाई, 3 पाई, 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 -3 पाई, -5 पाई, इन पे न्यूनतम या 0 देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गए, ये वाले सारे पॉइंट्स तो क्या हो गए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर संपोषी व्यतिकरण। और ये वाले पॉइंट्स क्या हो गए? सॉरी, ये वाले विनाशी व्यतिकरण के। ये सारे क्या है? विनाशी व्यतिकरण बता रहे, यही पैटर्न है ना। तो ये होते हैं कोहेरेंट, और कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी की और वेवलेंथ होनी चाहिए, नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड होना चाहिए, सोर्स जो है दोनों एक दूसरे से पास होने चाहिए, मतलब सुसंगत स्रोत होने चाहिए, समान आवर्ती और तरंग होनी चाहिए, लगभग समान आयाम होना चाहिए, और स्रोत एक दूसरे के करीब होना चाहिए, तब हमको व्यतिकरण अच्छे से देखने को मिलता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी आप। चलिए, तो ये हमने लिया है व्यतिकरण के कंडीशंस क्या होती है, व्यतिकरण क्या क्या कितने प्रकार के मिलते हैं, और व्यतिकरण से हमको क्या चीजें देखने को मिलती है। व्यतिकरण दो प्रकार के, अगर कंस्ट्रक्टिव या संपोषी होता है तो अधिकतम तीव्रता और अधिकतम आयाम देखने को मिलेगा, जो कि दिख रहा है हमको यहाँ पे। देखिए इधर भी ये सारे पॉइंट अधिकतम तीव्रता के हैं, जो कि 4I0 यहाँ पे ले रखा है। और न्यूनतम तीव्रता कहाँ पे मिलती है हमको? ये सारे न्यूनतम तीव्रता के दे रखे हैं, पाई, -3 पाई, या जो भी है, माइनस पाई, 3 पाई, 5 पाई, इन पे विनाशी व्यतिकरण हमको देखने को मिलता है। चलिए, तो ये हमने व्यतिकरण के प्रकार ले लिए, और व्यतिकरण कितने प्रकार से मिलता है, ये सारी चीजें इसमें आज की क्लास में हमने देखी। कल मैं आपको बताऊंगा कि व्यतिकरण के लिए अधिकतम तीव्रता या जो भी है ये कैसे मिलती है ना। तो उसको भी मैं थोड़ा आपको बता दूंगा। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।